वेलकम स्टूडेंट टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हमने आगे मेडिकल फील्ड की जो बात थी, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन, जीन थेरेपी की बात की और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस थी, उसके बारे में डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। अब लास्ट कैटेगरी में हमें कुछ एग्जांपल जो है वो सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस कैटेगरी में हमें ट्रांसजेनिक एनिमल और जो एथिकल इश्यूज है, मतलब कि जो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें एनिमल का जो यूज़ हो रहा है, एनिमल पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में जो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो मोरल प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हम सारे एग्जांपल यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने बात की थी कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए थे, क्रॉप बनाया था, तब उसको हम लोग जीएमपी या फिर हम बोल सकते हैं जीएमओ, तो वो डिस्कशन थी। अब हमें डिस्कशन क्या करना है कि ऐसे ही हमने एनिमल को भी मॉडिफाई किया फॉर अवर सेल्फिश पर्पस भी बोल सकते हैं या फिर अवर डिजायरनेस ऑफ कैरेक्टर, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मल जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनके बारे में कि एनिमल में हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है। सो the animal that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene, कि जिसमें हम बाहर का जो जीन है उसको इनपुट कर रहे हैं और इसी की वजह से नाम क्या हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एग्जांपल आप देखो तो ट्रांसजेनिक रेट आपको मिलेंगे, रैबिट मिलेंगे, पिग, सीप, काउ, फिश, ये सब हमने प्रोडक्शन कर लिए। ऑल्दो ओवर द 95% जो अभी एनिमल्स है, मतलब कि माइस की कैटेगरी में, वो सब ट्रांसजेनिक है, मतलब कि आपको नॉर्मल माउस बहुत ही रेयर केस में मिलने का चांसेस है। अब कुछ क्राइटेरिया की बात करें तो ये एनिमल्स का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो फर्स्ट केस कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए क्या है, एग्जांपल क्लियर कर दें कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू एलो द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, जीन्स का रेगुलेशन कैसे है उसको हम एनिमल पे स्टडी करते हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। चलो समझ लो कि कोई बॉडी है, बाहर से मैंने जीन इनपुट किया तो उसकी बॉडी में उस जीन का इफेक्ट क्या दिखने वाला है वो हम एनिमल पे स्टडी करेंगे पहले। सो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इन दोनों का क्या है कनेक्शन, वो भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result and information is obtained about the biological role of the factor in body, और उसी की वजह से हमें पता चलेगा कि उसके रियल में रोल क्या रहने वाला है। आइडिया क्लियर हो गया यहाँ तक का, तो फर्स्ट केस। फिर दूसरा, ऐसे एनिमल का दूसरा यूज़ क्या हो सकता है, तो स्टडी ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए हम क्या होता है कि जितने भी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसका भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो पहले ट्रायल किस पे होता है, ह्यूमन पे नहीं होगा, एनिमल्स पे होगा, इसलिए हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। सो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज द और अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। पहले तो डिजीज कैसे होता है वो स्टडी करने के लिए, एंड दिस आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज टू दैट इन्वेस्टिगेशन द न्यू ट्रीटमेंट। और अगर डिजीज़ पता चला तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्टडी के लिए भी ये यूजफुल है। सो फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल टुडे द ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज। अब ऐसे कौन से डिजीज है कि जिनका स्टडी हम लोग ऐसे माइस वगैरह पे कर रहे हैं, तो कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और अल्जाइमर, ये न्यूरल डिजीज़ है, ये हमारे जो जॉइंट्स है उसका है, ये लीवर का डिजीज़ है और ये कैंसर आपको पता ही है ऑलरेडी। ओके, तो उसके बारे में बात रहेगी। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट द सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। अब उसको बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो ऐसे केसेस में हम ऐसे एनिमल ही बना लेते हैं कि जो अपने आप वो प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं। Okay, so the transgenic animal that produce the useful biological product can be created by introducing of the portion of DNA। अगर वो चीज़ बनाने वाला DNA है उसको हम उस बॉडी में इनपुट कर लेते हैं। सो विच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज, देखो अगर हम बात करें ह्यूमन की तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो हमारे कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, एम्फिजिमा, तो उसका डायरेक्टली प्रोडक्शन करवा सकते हैं। सिमिलरली अटेम्प्ट आर मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इनके बारे में भी ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा ही एक रिसेंटली एक एग्जांपल है, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी रोजी, और जो काउ है तो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या था कि जो ह्यूमन के मदर के मिल्क में से जो आपको मिल रहा है अल्फा लेक्टा अल्ब्यूमिन, वो उसमें से मिल रहा है और इवन उसका हाई कंटेंट मिल रहा था, मतलब कि रोजी काउ में से जो मिल्क था वो ऑलरेडी मॉडिफाई किया गया था।
तो क्या होगा कि इट विल बी प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन रिच एनरिच्ड मिल्क, कितना 2.4 ग्राम पर लीटर। रियल में ये बहुत कम होता है नॉर्मल काऊ के मिल्क में, और ह्यूमन के मदर मिल्क में ज़्यादा होता है। सो द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, कौन सा कंटेंट होता है उसमें, अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काऊ मिल्क। नेचुरल जो काऊ मिल्क है उसके कंपेरिजन में बेटर है। फिर दूसरा वैक्सीन टेस्टिंग के बारे में बात करें। सो वैक्सीन की सेफ्टी, यानी कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन द ह्यूमन। अगर ह्यूमन में कोई वैक्सीन यूज होती है उससे पहले कहाँ पे ट्रायल होता है, एनिमल्स पे, और जनरली वो ट्रांसजेनिक ही होता है। सो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द, देखो पहले हमारी वैक्सीन बनी पोलियो, ओके। सो इफ सक्सेसफुली एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ द मंकी। उसके बाद कहाँ पे टेस्ट होगा, मंकी, एंड टू द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। और जब ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद शॉर्ट फ्रेगमेंट में ह्यूमन में ये ट्रायल होने वाला है। क्लियर। चलो अब उसके बाद आगे बात करते हैं तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के बारे में, यानी कि कोई केमिकल है उसकी साइड इफेक्ट्स या उसकी पॉइजनिंग इफेक्ट क्या होगी, या उसके सामने क्या सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, बट फर्स्ट ट्राई ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल। सो दिस नॉन एज अ टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। कोई भी मेडिसिन के लिए होते हैं तो वैसा सेम ही। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than the non-transgenic animal. उसकी comparison में toxic होते हैं. So they are then exposed to toxic substance and effects will be studied. So toxicity testing in such animal will allow us to obtain this result in a less time. और बहुत ही कम टाइम में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का? चलो उसके बाद अब आगे डिस्कस करते हैं एथिकल इश्यूज के बारे में. मैंने आगे ही बोला एथिकल इश्यू मतलब क्या है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सारा पहले किस पे ट्राई होता है, एनिमल्स पे. और एनिमल्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको भी उनकी बॉडी के लिए भी ये पेनफुल होगा, इंजेक्शंस या फिर ड्रग्स या कोई टॉक्सिक एलिमेंट है तो उसकी वजह से. तो उनके बारे में ये जो सोचने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एथिकल इश्यूज. क्योंकि कुछ लोग इसके सपोर्ट में है फॉर द सेल्फिश पर्पस, कुछ लोग इसके अपोज में है क्योंकि दे आर कैरिंग फॉर द एनिमल. ओके, सो हम बात करते हैं उसके बारे में. तो एथिकल इश्यूज, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम चेंज करने वाले हैं. बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन. कोई कंट्रोल बिना ये सब कुछ चल रहा है अभी. सो सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ द ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम ह्यूमन का सोच रहे हैं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं सोच रहे इसके बारे में. सो गोइंग द बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब इसमें क्या करें तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन. सो द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट. हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में. सो व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, अगर ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल एनिमल अगर इकोसिस्टम में चले गए तो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डैमेज करने के चांसेस मिल सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ GIC जिसको बोलते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. एक कमेटी बनाई दी रेगुलेशन के लिए कि आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कोई एनिमल बना के आप इकोसिस्टम में या फिर कोई भी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो उसके लिए सो विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड द सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ जेम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस. आप ऐसे ही किसी को यूज़ करने भी नहीं दे सकते. तो ये कंडीशन उन्होंने सेट की. सो द मॉडिफिकेशन और यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस. अब पब्लिक सर्विस में उसका अगर फूड के फॉर्मेट में है या फिर कोई मेडिसिन के फॉर्मेट में, दे विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद द पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम. और उनका एक रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं या प्रायोरिटी बोल सकते हैं वो भी पहले आपको उसकी सेट करनी पड़ेगी. तो यानी कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमारी कंट्रीज़ के हिसाब से सोचे तो रिसर्च वगैरह चल रहा है तो उसमें पेटेंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था तो देखिए कि देयर इज अ ग्रोइंग अ पब्लिक एंगर. पब्लिक को गुस्सा था किस बारे में कि सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज. चलो उनके सामने ये पेटेंट कंपनीज ले रही है दैट मेक द यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. चलो ले रहे हो तो ठीक, बट दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड. बट वो पहले से ही फाइंड आउट है, डेवलप हो चुका है, बट किसके थ्रू, फार्मर्स के थ्रू.
या फिर इंडिजिनियस पीपल या वहाँ के उस लोकल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू अगर ये फाइंड आउट हो चुका है तो फिर वो प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए, कोई कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए पब्लिक एंकर है उसके बारे में। और बस स्पेसिफिक रीजन या फिर कंट्री की बात करें, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है हमारे सिलेबस में राइस का। सो राइस इज ए इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, हमें पता ही है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक 1000 ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा रोल है कि देर आर एन एस्टिमेटेड 2 lakhs वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। अकेले इंडिया में 2 लाख वेराइटी है राइस के, हम तो 2, 3, 4 मैक्सिमम अगर फाइंड आउट करो तो 5, 6 हमें नाम पता होता है। ओके, सो द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा है। इसमें एक नाम आपने सुना होगा, बासमती राइस। सो इज अ डिस्टिंक्ट फॉर इट्स अ यूनिक एरोमा, फ्लेवर, उसका एक टेस्ट बोल सकते हैं, एक स्मेल बोल सकते हैं, एंड स्वेट 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी, और उसी की बासमती राइस की ही कितनी वेराइटी है, 27, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। सो देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इज एंसाइंट टेक्स्ट, मतलब पुराने बुक्स में, फॉल्कलोर मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो ट्राइबल वाले, और पोइट्री। सो एज इट बीन ग्रोन फॉर द सेंचुरीज, इन 1997 द अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट, उन्होंने ले लिया, एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। सो दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड एब्रॉड, उन्होंने नई वेराइटी एज ए अनाउंस कर दिया। सो दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बिन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटी। एक्चुअल में वो नई वेराइटी कुछ नहीं था, रियल में तो हमारे इंडिया का वो फार्मर्स का एक वेराइटी ही था। सो इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटी, उन्होंने क्या किया कि बासमती राइस जो इंडिया का था उन्होंने उसके सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ क्रॉस किया, और क्लेम एज ए इन्वेंशन, और उन्होंने बताया कि ये तो हमने नया बनाया एज अ नोवेल्टी। Okay, so the patent extend to functional equivalent and implying that the other people selling basmati rice could be restricted by the patent। और अब क्या होगा कि इंडिया में भी अगर कोई बासमती राइस सेलिंग कर रहा है ना, तो उसको भी अमेरिकन ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि पेटेंट उनके नाम का है। सो सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे एक एग्जांपल है टर्मेरिक और नीम, ये इंडिया का पेटेंटिंग हो गया है। ओके, सो इफ वी आर नॉट विजिलेंट, अगर हम ये सब कुछ नहीं जानेंगे, वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस, अगर इनके सामने नहीं बोला, सो पेटेंट एप्लीकेशन अदर कंट्री और इंडिविजुअल में एनकेश ऑन रिच लीगेसी, हमारे पास जो रिच डाइवर्सिटी है ना वो एक्सटेंड करके वो ले जाएंगे या फिर उनके नाम में पेटेंट बना देंगे। सो वी मैन बे नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, अगर हमने अभी तक नहीं जागे तो आगे कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ओके, अब एक केस आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, उसके रिलेटेड ही है बायोपायरेसी, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या हमारे इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यहाँ से ले जाते हैं और उनकी कंट्री में पब्लिश करते हैं कि एज अ न्यू, या फिर हमने कुछ नया किया है बट रियल में ये इंडिया का ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। पायरेसी यानी कि चुराना, क्या कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उनको वो अपना दिखाने के ट्राई करते हैं, यानी कि हमारा जो नॉलेज है वो चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं बायोपायरेसी। सो इट इज़ अ टर्म टू यूज रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज। कोई कंपनी की परमिशन नहीं लेते, वो अपने आप कर देते हैं, एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, अगर उनको सामने उतना रिबेट भी मिल जाता ना तो भी ठीक था, बट वो पेमेंट भी नहीं करते। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली, चलो इंडस्ट्रियल नेशंस की बात करें तो उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी, उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है ज़्यादा, ओके, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। सो इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग, जो अभी हमारी कंट्री की बात करते हैं उनके पास क्या है, या फिर अंडर डेवलप है, तो दे आर रिच इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। सो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लोइटेड टू डेवलप द मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज द सेव टाइम, एफर्ट, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। और जो ऐसे चोरी करने आते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्या होता है कि इनको यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है। ओके, चलो उससे आगे जाए तो देयर हैज़ बीन ग्रोइंग अ रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, ये रियल में इनजस्टिस ही है, इनएडिक्वेट कंपेंसेशन है एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। विदाउट परमिशन अगर कोई ले जा रहा है तो उनके सामने उन्होंने कुछ लॉज बनाए, एंड फॉर दिस bioresources and traditional knowledge. So Indian Parliament has recently cleared the second amendment of Indian Patent Bill. Okay, and that takes such issues to consideration, including the patent terms, emergency provision and research and development initiative. तो ये सब कुछ हुआ।
रियल में इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पैराग्राफ और ये बासमती राइस वाला इंपॉर्टेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आइडिया क्लियर होगा यहाँ तक का? तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।